हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नया चैप्टर दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर करने से पहले हमें कुछ 8th क्लास तक की छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए ना। तो पहले एक बार वो सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले बताओ लाइन क्या होता है। बताओ लाइन क्या होता है। एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके पास केवल और केवल लेंथ हो, ना ब्रेथ हो और ना ही हाइट हो, उस ज्योमेट्रिकल फिगर को आप क्या बोलोगे? लाइन बोलोगे। तो हाउ विल यू डिफाइन अ लाइन? एनी ज्योमेट्रिकल फिगर which has only length, any geometrical figure which has only length but in one direction, ऐसे बोल सकते हैं, which has only length in one direction। तो उस फिगर को हम क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। तो any geometrical figure which has only length in one direction is known as a line। तो इसका डायग्राम कैसे बनता होगा देखते जरा एक बार। मान लो देखो ये देखो, इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। देखो क्या इसके पास केवल एक ही डायमेंशन है। अच्छा, दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है लाइन की वो क्या होती है? इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। इसको हम दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा ये जो एरो लगा है, ये एरो क्या सिग्निफाई करने की कोशिश कर रहा होगा? तो एरो सिग्निफाई कर रहा है कि आप इस लेंथ को इधर भी लेके जा सकते हो, इधर भी लेके जा सकते हो, है ना। तो ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका केवल एक ही डायमेंशन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? लाइन बोल देते हैं। और लाइन को हम दोनों ही डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक एक बात थी, है ना। दूसरी जो बात हमें पढ़नी है वो क्या है? रे। तो रे क्या होती है जरा बताओ एक बार। अ लाइन विच हैज वन फिक्स्ड पॉइंट, एक ऐसी लाइन जिसका एक पॉइंट क्या हो? फिक्स्ड हो। विच हैज वन फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज रे। अब एक चीज सोचो, जो बल्ब है ना, जनरली तो हम रे के बारे में कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं, है ना, लाइट चैप्टर में। तो रे जनरली होती क्या है? देखो सोचो, एक बल्ब है हमारे पास, है ना। इस बल्ब से अगर लाइट निकल रही है बाहर की तरफ, इस बल्ब से बाहर की तरफ अगर लाइट निकल रही है तो अब अंदर की तरफ तो नहीं जा सकती, हाँ इस तरफ ही इन्फिनाइट डायरेक्शन तक कहीं तक जा सकती है ना। तो उसी तरीके से हमने रे की डेफिनेशन बनाई है मैथ्स में भी, है ना। एक्चुअली मैथ्स से फिजिक्स में गई है। तो रे क्या होता है हमारे पास? एक ऐसी लाइन जिसका एक पॉइंट क्या हो? फिक्स हो, और दूसरे डायरेक्शन में इट कैन बी एक्सटेंड अप टू अ इनफाइनाइट लेंथ। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रे बोल देंगे। द लाइन विच हैज वन फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज रे। एक ऐसी लाइन जिसके पास एक पॉइंट फिक्स हो उसको क्या बोल दोगे आप? रे बोल दोगे। क्लियर? ठीक है। अब अपने चैप्टर्स पे आते हैं कि एंगल क्या होता है ना। चलो, तो एक चीज सोचो, सपोज करो ये हमारे एक हाथ है ना, दिख रहा है, ये दूसरा है। अगर ये दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखें ऐसे, है ना, अगर हम बोलें ये पहला हाथ दूसरे के रिस्पेक्ट में देखो ऐसे करके घूम रहा है, ये देखो घूम रहा है, इसको क्या बोलते हैं? रोटेट कर रहा है। गोल घूमने को क्या बोलेंगे? रोटेट कर रहा है। तुम एक चीज बताओ कि इन दोनों के जो रोटेशन है इसको कैसे मेजर करोगे कि ये कितना चल गया? बताओ कैसे मेजर करोगे? तो इस रोटेशन को कौन मेजर करता है? एंगल मेजर करता है। मीन्स एंगल क्या होता है? एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन of one ray with respect to another ray having one common point। ठीक है, तो अगर दो रे हमने बनाई हैं और वो दोनों रे के पास कोई एक कॉमन पॉइंट तो है, देखो ऐसे करके, एक रे ये हो गई है ना, दूसरी ये हमारे पास ये हो गई, तो ये वाला क्या कहलाएगा? इन दोनों का कॉमन पॉइंट, और इसको बोलते हैं एक्चुअली में वर्टेक्स। कॉमन पॉइंट क्या कहलाएगा? ये वाला जो पॉइंट है कॉमन पॉइंट कहलाएगा। इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब सोचो ये लाइन अगर पहले इसके ऊपर रही हो, ध्यान से देखना,
ये पहले इनिशियल लाइन थी, इसके ऊपर ये देखो मार्कर रख दिया हमने, है ना। अगर ये मार्कर को हम ऐसे रोटेट करके 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 यहाँ तक लेके जाते हैं तो इसने कुछ रोटेशन किया। इस रोटेशन को कौन मेजर करेगा? तो जो क्वांटिटी इस रोटेशन को मेजर करती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। तो ये एक्स से डिनोट कर दिया मान लो, तो इसको क्या बोलोगे आप? एंगल बोलोगे, ठीक है। तो एंगल क्या होता है? जब भी एक रे दूसरे रे के रेस्पेक्ट में कुछ रोटेट करती है तो उस रोटेशन को मेजर करने वाली जो क्वांटिटी होती है उसको आप क्या बोलोगे? एंगल बोलोगे। तो एंगल की डेफिनेशन क्या होगी? एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ वन रे, ये WRT क्या है? विद रेस्पेक्ट टू अनदर रे हैविंग वन कॉमन पॉइंट। ये इनका क्या हो गया? कॉमन पॉइंट हो गया। तो एक रे दूसरे रे के रेस्पेक्ट में कितना रोटेट कर रही है, हैविंग वन कॉमन पॉइंट, उसको आप क्या बोल दोगे? एंगल बोल दोगे। समझ में आया एंगल क्या होता है? चलो देखो जरा, अब यहाँ पे दो और टॉपिक हैं, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। तो क्या होता है जरा समझ लेते हैं, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। किसको आप इंटीरियर बोलोगे एंगल का और किसको आप एंगल का एक्सटीरियर बोलोगे? तो सोचो, हमारे पास ये एक एंगल बना है, एक लाइन के रेस्पेक्ट में कोई एक रे के रेस्पेक्ट में दूसरी रे कुछ इतना रोटेट कर गई है ना। तो इसको हमने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, मान लो बी बोल देते हैं, और इसको सी बोल दिया, ठीक है। इस तरह से हमने नाम दे दिया ABC। तो सोचो, इन दोनों का ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है, देखो ये जितने भी पॉइंट इसके अंदर, ये सब क्या कहलाएंगे? इंटीरियर ऑफ एंगल कहलाएंगे। दिख रहा है क्या? ये जितने पॉइंट हमने अभी बनाए, ये सारे के सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे? इंटीरियर कहलाएंगे। और ये देखो, ये सारे के सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे? एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएंगे। देख रहे हैं क्या ये सारे के सारे पॉइंट? तो इसका मतलब इस लाइन ने इस प्लेन को, इस बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो क्या है, जो पार्ट इनके अंदर लाई कर रहा है, दूसरा क्या है, जो इन दोनों लाइन से बाहर लाई कर रहा है। तो ये जो अंदर लाई कर रहा है इसको हम बोलेंगे इंटीरियर ऑफ द एंगल। क्या बोलेंगे इसको? इंटीरियर ऑफ द एंगल। तो अगर हम बोले ये x है तो इसको क्या बोलोगे आप? इंटीरियर ऑफ एंगल। एंगल का ये क्या है? इंटीरियर है। और ये क्या कहलाएगा? ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाएगा एक्सटीरियर ऑफ एंगल। यहाँ 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 हर जगह कहीं पे भी ले लो तो ये क्या कहलाएगा? एंगल का एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। आई बात समझ? तो इंटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है और एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है, समझ आ गया? ठीक। अब उसके बाद कुछ साइन कन्वेंशन है कि हम एंगल को मेजर कैसे करते हैं। साइन कन्वेंशन टू मेजर द एंगल, साइन कन्वेंशन टू मेजर द एंगल। एंगल को मेजर करने के लिए क्या साइन कन्वेंशन है? तो सोचो, ये अगर एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है ना, तो ये तो हम दो तरीके से नाप सकते हैं। सोचो, इधर से इधर गई हो, एक तो ऐसा रोटेशन हो सकता है, देखो ऐसा एरो कैसा दिखा रहे हैं, ऐसा एरो, तो एक तो रोटेशन ऐसा हो सकता है, दिख रहा है कि देखो इस तरीके से एरो है। और दूसरा यही एंगल ऐसे भी तो मेजर किया जा सकता है। सोचो, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना, कैसे? देखो एरो इस बार किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। तो इस डायरेक्शन में भी तो मेजर कर सकते हैं इसी एंगल को। तो दो तरीके से मेजर किया जा सकता है, या तो ऐसे या ऐसे। अब बार बार ऐसे ऐसे बोलोगे तो समझ में तो आएंगी नहीं चीज़ें, है ना। तो सोचो, हमारी जो घड़ी होती है वो कैसे चलती है? यहाँ क्या लिखता है? 12, 3, 6, 9, ठीक। तो घड़ी कैसे चलती है? घड़ी चलती भैया 12 से 3 पे जाती है, 3 से 6 पे, 6 से 9 पे, ऐसे ऐसे चलती है। क्या देखो घड़ी ऐसे ऐसे, मीन्स आप बोले भैया घड़ी ऐसे चलती है ना। जो ऐसे घूमना होता है इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी की तरह चल रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज बोलेंगे। और जो ऐसे घूमना है इसको क्या बोलोगे आप? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाली डायरेक्शन कैसी हो गई? क्लॉकवाइज हो गई, और ये वाली कैसी हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। लिख देना इसको कहीं साइड में। समझ में आया? घड़ी जिस डायरेक्शन में रोटेट करती है, मतलब घड़ी की सुइयां जिस डायरेक्शन में रोटेट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयों के अपोजिट डायरेक्शन में जो रोटेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है। तो सोचो, ये डायरेक्शन कैसी? देखो, ये तो घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में जा रही है। क्या देखो, 12 से 11, 10, 9, 8 उल्टा जा रही है। तो इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट। ये एंगल का कैसा मेजरमेंट हो गया बताओ? एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट, ठीक है। यहाँ देखो, ये घड़ी की डायरेक्शन में, जैसे घड़ी भी तो ऐसे रोटेट करती है, ये भी एंगल आपने ऐसे रोटेशन में मेजर किया है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास? क्लॉकवाइज मेजरमेंट। आई बात समझ?
ठीक है, तो दो तरीके से हम एंगल मेजर कर सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। साइन कन्वेंशन है ना, ऐसा मान के चलते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन, वरना कोई ऐसे मेजर करेगा कोई ऐसे मेजर करेगा तो कैलकुलेशन में तो आंसर गड़बड़ हो सकता है ना, तो हम इस तरीके से मेजर करेंगे। अच्छा, ऐसे अगर कोई मेजर करेगा तो उसको बोलेंगे हम नेगेटिव एंगल। अगर कोई क्लॉकवाइज मेजर करता है तो वो एंगल कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करता है तो वो कैसा होगा, ऐसा होगा। मान लो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं BAC, जैसा ऊपर दिया है ना, अच्छा ऊपर भी सी दिया है, यहाँ देखो BAC। तो यहाँ पे एंगल BAC को हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल BAC। अच्छा देखो, एंगल का रिप्रेजेंटेशन अच्छा अभी सीखेंगे हम, है ना। तो फिलहाल अगर आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज हो तो जो बीच वाला होता है ये मेन एंगल होता है, और बची हुई दोनों बताती हैं रे, ठीक है। तो एंगल BAC यहाँ कैसे लिखोगे आप, यह एंगल BAC को लिखोगे आप पॉजिटिव x, देखो x है, और यहाँ क्या लिखोगे, नेगेटिव x। तो एंगल BAS यहाँ पे कैसा कहलाएगा, पॉजिटिव x कहलाएगा, और यहाँ पे एंगल BAC कैसे कहलाएगा बताओ, -x कहलाएगा। आई बात समझ। तो यहाँ पे यही एंगल BAC कैसा आएगा, +x, और वहाँ पे कैसा आएगा एंगल BAC -x। तो यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? अगर नहीं है तो एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो पॉज करके एक बार लिख लो, ठीक है। चलो इसके बाद की आगे की लाइन देखते हैं क्या है। इसके बाद एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना, वो देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल, साइन कन्वेंशन तो देख लिया हमने, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एंगल को ये भी देख लेते हैं एक बार। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल, तो देखो अगर हमारे पास ऐसी एक लाइन है, ठीक है, मतलब रे है, यहाँ हमने बोल दिया A, इसको बोल दिया B, और इसको बोल दिया मान लो C, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर हमें इस एंगल को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो देखो कैसे लिखा जा सकता है। ये किससे मिलके बन रहा है, AB और AC से मिलके बन रहा है, तो हमें सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करनी पड़ेगी एंगल के अंदर कि ये एंगल किससे मिलके बन रहा है और किस वर्टेक्स पे बन रहा है। हो सकता है A पे बन रहा हो सकता है B पे बन रहा हो सकता है C पे बन रहा हो। तो हम कैसे पता करें कि एंगल कहाँ पे बन रहा है और इस एंगल को बनाने वाली रेज कौन कौन सी। तो देखो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो ऐसे लिखा जाता है, एंगल BAC ये बताता क्या है कि ये वाला जो एंगल है इसके अंदर देखो दो इन्फॉर्मेशन कंटेंट है। पहला रे इन्फॉर्मेशन कि ये किस से मिलके बना है। तो पहले तो ये देखो BA एक AC, ये देखो क्या बता रहा है, BA रे बता रहा है और ये क्या बता रहा है, AC रे बता रहा है। तो इसका मतलब रे इन्फॉर्मेशन क्या होगी कि किस रे से मिलके बना है, ये BA रे से मिलके बना है और AC रे से मिलके बना है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि ये इसको देख के हमें ऐसा कुछ पता चला कि ये कौन कौन सी रे से मिलके बना है। दूसरा वर्टेक्स इन्फॉर्मेशन, वर्टेक्स मतलब जिस पॉइंट पे वो एंगल बनने वाला है, वर्टेक्स इन्फॉर्मेशन। तो वर्टेक्स इन्फॉर्मेशन क्या होगी जरा बताओ, कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे वो एंगल बन रहा है। तो जो मिडल वाला होता है दिस इज द कॉमन वर्टेक्स इन बोथ लाइन। तो ये हमारे पास मेन एंगल होता है। तो जो मेन एंगल है वो क्या है, एंगल ए है। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल का रिप्रेजेंटेशन हमें दो मेन बातें बताता है। पहली बात क्या है कि इस एंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, उसके अंदर कौन कौन सी रे आ रही हैं, और जो मेन एंगल है वो कैसा है, कौन सा है। तो एंगल ए हमारे पास मेन है, और ये जो एंगल मिलके बन रहा है वो किससे मिलके बन रहा है, BA और AC से मिलके बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई कि कैसे करके करते हैं। अच्छा बुक में ना कहीं ऐसे भी लिख देते हैं M एंगल BAC। तो इसका मतलब देखो कुछ अलग नहीं होता है। M एंगल BAC बता रहा है मेजरमेंट ऑफ एंगल BAC। ठीक है, क्या बता रहा है ये, मेजरमेंट ऑफ एंगल BAC। इसको ऐसे लिखें तब भी कुछ अलग नहीं है, बोथ आर सेम थिंग। कि M एंगल BAC लिखो या एंगल BAC लिखो, दोनों की दोनों क्या है, सेम ही बात है। तो यहाँ तक समझ में आया रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल कैसे करते हैं। या तो ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, और उसके अंदर भी ये दो इन्फॉर्मेशन कंटेन करके रखा हुआ है कि BA और AC रे से मिलके कोई एक एंगल बन रहा है जिसमें कॉमन पॉइंट क्या है, A है। तो इसका मतलब मेन एंगल जो बन रहा होगा वो कहाँ पे बन रहा होगा, A पे बन रहा होगा। तो इतनी बातें हमें समझ में आई कि कहाँ पे एंगल बन रहा होगा और उस एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टू रेज। तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, है क्या,
नहीं। तो फिर आगे देखो, आगे कैसे करेंगे, अब हटा दे इसे। चलो अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल एक बार, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल। कितने टाइप के होते हैं एंगल, हमने पहले भी पढ़ रखे हैं ना, बताओ कितने टाइप के होते हैं। पता नहीं भैया, भूल गए कितने टाइप के होते हैं। अच्छा, भूलना नहीं, याद रखना, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। देखो टाइप्स ऑफ एंगल्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तक ये समझा हमने कि एंगल होता क्या है ना, अब हम पढ़ रहे हैं कि कितने टाइप के हमारे पास एंगल हो सकते हैं। तो पहला हमारा जो एंगल है वो है राइट एंगल। राइट एंगल, अब क्या होता है राइट एंगल, जब भी दो रे एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सीधी सीधी खड़ी होती हैं, तो इस वाले एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल। कितने डिग्री का होता है ये, 90 डिग्री का। अच्छा, एक नोट पॉइंट हम याद रखेंगे कि एंगल को हम मेजर किसी ना किसी यूनिट में तो करेंगे, तो एंगल इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ डिग्री। ये नोट करके लिख लेना कहीं, है ना, जो पिछला नोट था ना उसी में कहीं कॉपी कर लेना, जाके नोट करके क्या लिखोगे बताओ। अभी जो पीछे नोट्स है उसमें जाके लिखो जल्दी से अभी कि एंगल इज मेजर्ड इन, एंगल इज मेजर्ड इन, बताओ किस में मेजर करते हैं, डिग्रीज। एंगल को हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। डिनोट कैसे करते हैं, अगर हमारे पास ऐसे एक एंगल है, दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज सी, तो ये एंगल देखो एंगल ए बन रहा है, तो इसको हम डिनोट करेंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे x है तो इसको डिनोट कर देंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू x डिग्रीज। समझ में आया कैसे डिनोट करेंगे। जो मेन वर्टेक्स है, जो दोनों की कॉमन वर्टेक्स है ना, उस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है उसके ऊपर ऐसा जीरो जैसा कोई सिंबल बना देना। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं x डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या मेजर करते हैं, एंगल मेजर करते हैं। जाके नोट करके लिखो इस वाली बात को, अभी मिटाने वाले क्योंकि टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे ना। समझ में आया क्या है कि दो रे मिलके जब भी कोई रोटेशन बनाती हैं तो उसको मान लो ये रोटेशन x है, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, x डिग्रीज। पढ़ेंगे कैसे इसको, x डिग्रीज, x के ऊपर कुछ जीरो लगा दोगे, पावर जीरो नहीं है वो रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे हम, x डिग्री। हो गया क्या, 1 2 3, चलो स्टार्ट। हटा दे, ठीक है हटा देते हैं। अब देखो हमें पढ़ना था इसके बारे में, राइट एंगल के बारे में, है ना। तो एक ऐसा एंगल जिसमें के अंदर दो रे बिल्कुल एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, दो रे एक दूसरे के क्या हो, एकदम स्ट्रेट खड़ी हो। जैसे एक रे है उसके ऊपर दूसरी रे एकदम सीधी खड़ी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। कितने डिग्री का होता है ये होता है 90 डिग्री। तो राइट एंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का होता है, उस एंगल को हम क्या कह देते हैं, बोलो, राइट एंगल कह देते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी बताना, एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज इज कॉल्ड बोलो राइट एंगल। तो एक 90 डिग्री के एंगल को आप क्या कहोगे, राइट एंगल। ठीक है, तो समझ में आ गया मैं राइट एंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का होता है उसको आप क्या कहते हो, राइट एंगल कहते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले टाइप का एंगल था। दूसरा हमारे पास जो टाइप ऑफ एंगल है वो कैसा है, एक्यूट एंगल। तो देखते हैं क्या होता है एक्यूट एंगल। सोचो हमारे पास एक रे ऐसी है और दूसरी रे ऐसी, ठीक, तो इस केस में सोचना ये जो x बनाया हमने, क्या ये x 90 से कम है, क्योंकि सोचो ये रे ऐसे करके अगर पूरा घूम के यहाँ पहुंचती तब तो 90 डिग्री बनानी पड़ती है, तो कम घूमी है, तो क्या हम ऐसे कह रहे हैं कि x जो हमारे पास है वो क्या है, इस बार 90 डिग्री से छोटा है। बताओ 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं, तो इसको आप क्या कहोगे, एक्यूट एंगल। डेफिनेशन क्या हो जाएगी बताओ, द एंगल लेस देन 90 डिग्री, द एंगल लेस देन 90 डिग्री क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। समझ में आया, तो एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, उसको आप क्या कह दोगे, एक्यूट एंगल कह दोगे। बस छोटी छोटी सी बातें जल्दी जल्दी ध्यान से देखो, है ना। उसके बाद तीसरा हमारे पास जो एंगल है, लेट्स से ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ध्यान से समझना। सोचो अगर हमारे पास एक एंगल ऐसा है, यहाँ पे ऐसी एक रे है और दूसरी रे ना मैं ऐसे बनाई है, चेक करो ऐसे, उस केस में देखो ऐसा एंगल मेजरमेंट आएगा क्या, देखो आएगा कि नहीं, सॉरी तो रिफ्लेक्ट बन गया। अच्छा ऑब्ट्यूज कैसे बनाओगे, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो एक लाइन ऐसे है,
क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल? जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, है ना। तो यहाँ पे हमने एक ऐसे बना दी, गलती हो जाती है यार। देखो सर, ये हमारे पास क्या हो गया, x डिग्री का एंगल बन गया, है ना। तो ये एंगल देखो 90 से बड़ा है क्या? सोचो 90 पे कहाँ होता, अगर ये ऐसे होता तब 90 होता, तो देखो इतना तो एक्स्ट्रा आगे आ चुका है, तो ये 90 से आगे आ चुका है। तो एक ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, उस एंगल को हम क्या कह देते हैं बताओ? उस एंगल को कह देते हैं, बताओ क्या कह देते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। तो समझ में ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। तो यहाँ क्या लिख देंगे? एक ऐसा एंगल, एंगल बताओ बताओ, ग्रेटर देन, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन बताओ 180 डिग्री। एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो बट 180 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या कहोगे आप? ऑब्ट्यूज एंगल कहोगे। अगर x के टर्म्स में लिखना हुआ तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ? x भैया 90 से तो बड़ा है और 180 से क्या है, छोटा है। तो ये क्या होगी हमारे पास? ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन होगी। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, समझ में आया? ठीक है। चौथा हमारे पास जो एंगल है वो है रिफ्लेक्स एंगल, सॉरी स्ट्रेट एंगल है ना। स्ट्रेट एंगल बोल दो या फिर स्ट्रेट एंगल बोल दो। तो क्या होता है देखो, स्ट्रेट एंगल एक ऐसा एंगल जो कितने का हो, 180 डिग्री का हो। ये देखो हमारे पास एक लाइन होगी, जैसे इसको हमने बोल दिया A, इसको बोल दिया B और इसको बोल दिया O। तो एंगल AOB देखो क्या, ये आधा सेमी सर्कल कंप्लीट कर चुका है क्या? देखो तो सोचो ये 90 दो बार आ गया क्या? सोचो इतना चलता तो 90 होता, फिर इतना और चल गया तो फिर 90 हो गया, तो 90 जुड़ गया, कितना हो गया? 180 हो गया क्या? तो स्ट्रेट एंगल की डेफिनेशन क्या होगी? एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्रीज का होता है उसको आप क्या कह देते हो? एक स्ट्रेट एंगल कह देते हो। तो जो एंगल 180 डिग्री का होता है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, चल पांचवा हमारे पास जो एंगल है वो कौन सा है, जल्दी से देखो। पांचवा है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्यों क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल देखते हैं एक बार। एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा होता है, बट देखो ये वाला एंगल जो है ये 180 से बड़ा है क्या? देखो तो ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है उसको क्या कह देते हो आप? रिफ्लेक्स एंगल कह देते हो। तो क्या लिखे? 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, तो इसको क्या कहोगे आप? रिफ्लेक्स एंगल कहोगे। ऐसे एंगल्स जो 180 डिग्री से बड़े होते हैं और 360 डिग्री से छोटे होते हैं उसको क्या कह देते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कह देते हैं। चलो छठा देखते क्या है हमारे पास, कंप्लीट एंगल। देखते क्या होता है कंप्लीट एंगल। तो एक ऐसा एंगल जो एक राउंड, सोचो ये रे ऐसी थी ना, इतना घूमी, कितना चल गई? 90 डिग्री। इतना घूमी, कितना चल गई? देखो उस ऐसे थी ना पहले, इधर आ गई, कितना चल गई? 180 डिग्री। अगर सोचो वापस से यहीं आ जाए तो कितना चलेगी? सोचो दो बार 180 चल गई क्या? यहाँ से यहाँ तक एक 180, यहाँ से यहाँ तक वही एक 180, तो दो 180 हो गए, तो कितने डिग्री का बनेगा बताओ? 360 डिग्री का बनेगा। तो अगर एक रे घूम के वापस उसी पोजीशन पे आ जाती है जिस पोजीशन पे वो क्या थी, इनिशियली थी, तो उस केस में इसका एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं? तो इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे, बताओ जल्दी से, इसको क्या बोलोगे? 360 डिग्री। क्या देखो, एक 180 दूसरा 180, तो एक ऐसा एंगल जो 360 डिग्री का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल बोल देते हैं। तो समझ में आया कंप्लीट एंगल क्या होता है? एक ऐसा एंगल जो 360 डिग्री का होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा कंप्लीट एंगल कहलाएगा, है ना। तो दो पेयर और बच्चे हमारे पास डिस्कस करने के लिए, उसको देख लेते हैं। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल, समझ में आ गया ना। चलो इसको हटाते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, दो पेयर्स हमारे पास बचते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और एक सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। सोचो अभी तक हमने जो बातें पढ़ी है वो किसके बारे में पढ़ी है? केवल एंगल के बारे में बातें पढ़ी हैं, ठीक। अब अगला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जरा देखते हैं। ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इसका मतलब पेयर है, तो ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स जो मिलके कितना सम देंगे हमें? 180 डिग्री देंगे, है ना, उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो क्या लिखें इसकी डेफिनेशन? द पेयर ऑफ एंगल्स
द पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्रीज। वो पेयर ऑफ एंगल जिनका सम कितना होगा 90 डिग्रीज होगा, उसको क्या कह दोगे आप, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह दोगे। समझ में आया क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे बताओ, 30 डिग्री 60 डिग्री, बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं। सोचो इन दोनों का पेयर कितना है 90 डिग्री है, तो अगर इन दोनों का पेयर 90 है तो कितना हो जाएगा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे, है ना। चलो दूसरा पेयर लेते हैं। मान लो ऐसे होता 40 डिग्री और 50 डिग्री, बताओ ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो हाँ भैया ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 30 डिग्री और 60 डिग्री ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सोचो अगर हम ऐसे लेते, एक 70 डिग्री है और एक 60 डिग्री है, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। सोचो इन दोनों का सम कितना है 130, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे। अच्छा अगर हम पूछें एक 40 डिग्री है और एक है 70 डिग्री, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, नहीं होंगे भैया। इन दोनों का सम कितना आ रहा है 110 आ रहा है। अगर हम बोले एक एंगल सोचो 80 डिग्री है ना, और दूसरा एंगल 10 डिग्री, बताओ ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे क्या, हाँ होंगे, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है समझ में आया हमें। अच्छा दूसरा आप समझते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स देखो बिल्कुल सिमिलर होते हैं एज कंपेयर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल अगर समझ में आया है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री आया है तो सप्लीमेंट्री अपने आप आ जाएगा। देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, ऐसे एंगल्स द एंगल्स और द पेयर ऑफ एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। ऐसे एंगल्स का पेयर जिनका सम 180 डिग्री होगा उसको क्या कह दोगे आप, सप्लीमेंट्री एंगल कह दोगे। एग्जांपल देखो, मान लो हमने लिया एक 90 डिग्री लिया और दूसरा भी 90 डिग्री, बताओ इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है। हम बोले एक 90 है एक 70 है, बताओ क्या ये सप्लीमेंट्री है, नहीं भैया सम 180 डिग्री नहीं आया। चलो हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप अपने आप से चेक करो, ठीक है। 60 डिग्री 120 डिग्री 30 डिग्री 150 डिग्री 70 डिग्री 100 डिग्री 90 डिग्रीज एंड 100 डिग्रीज। ठीक, चेक करो इनमें से कौन सप्लीमेंट्री है और कौन सप्लीमेंट्री नहीं है। जल्दी से वीडियो पॉज करके जल्दी से चेक करो। 1 2 3 चलो चेक करते हैं। 120 और 60 कितना होगा 180, तो ये सप्लीमेंट्री है। 30 और 150 कितना होगा 180, तो ये भी सप्लीमेंट्री है। 70 और 100 कितना होगा 170, तो ये सप्लीमेंट्री नहीं है। इन दोनों को चेक करो, इनका सम कितना है 190, तो ये भी सप्लीमेंट्री नहीं है। तो हमने एक बात समझी, अगर हम नोट करके लिखें, वो एक बात क्या समझी बताओ जल्दी से। हमने भैया एक बात समझी कि सपोज करो हमारे पास दो एंगल है, इफ देयर आर टू एंगल्स, अगर हमारे पास दो एंगल्स हैं x एंड y, तो x प्लस वाई अगर 90 डिग्री आया तो बताओ वो कैसा बनेगा, x प्लस वाई अगर 90 आया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। ठीक है, कैसा एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, अगर x प्लस वाई 180 आ गया तो कैसा एंगल बनेगा बताओ, तो ये जो पेयर बनेगा ये बन जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो समझ में आया ये अच्छे से कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो अब हमारे पास एक टॉपिक बचता है और वो है क्या, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। किसी भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, नाम से क्या पता चल रहा है, देखो बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर है मींस बोलो बाइसेक्टर का क्या मतलब हो, तो सपोज करो, अच्छा हेडिंग डालते हैं, क्या है पहले हमारे पास एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है एंगल बाइसेक्टर बताते हैं। तो सोचो अगर हमारे पास एक एंगल है ऐसा, इसको हमने B बोल दिया, इसको A बोल दिया और इसको C बोल दिया, ये हमारे पास कोई एक एंगल रहा होगा ऐसा। ठीक है, अगर इसके बिल्कुल बीचों बीच से हम एक लाइन बनाए, लेट से दिस लाइन इज D, और ये एंगल एग्जाम्पल के लिए अगर हम ऐसे मान लें कि पूरा एंगल कितने का था 60 डिग्री का था, और AD लाइन ने इस पूरे एंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया और दोनों पार्ट कैसे हैं आपस में देखो इक्वल है, ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, तो AD क्या कहलाएगा, इस एंगल ABC का बाइसेक्टर कहलाएगा। मीन्स बाइसेक्टर को कैसे डिफाइन करो, एंगल बाइसेक्टर को, एक ऐसी रे
जो किसी गिवन एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे उसको क्या कह दोगे आप, एंगल बाइसेक्टर कह दोगे। तो क्या बोला, एक ऐसी रे जो किसी भी गिवन एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, दो इक्वल पार्ट में है ना डिवाइड कर दे, उसको क्या बोलोगे आप, एंगल बाइसेक्टर बोलोगे। ठीक, तो इतना समझ में आया हमारे पास इस चैप्टर के अंदर। अभी तक हमने जितना पढ़ा है ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, है ना, जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली इस चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए। ठीक, तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास से हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड मुस्कुराते रहिए, है ना, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।